हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आपसा सर्कल में। आज हम एनसीईआरटी सीरीज के इकोनॉमिक्स सेक्शन में लास्ट कक्षा 6 to 12 चल रहे थे, तो इकोनॉमिक्स 9 to 12 था। तो आज 12th पर जो हम लोग शुरू कर दिए हैं। अगला मैंने आज और कल 2 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर आपका साइंस, सभी लोगों का मांग है साइंस। दरोगा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है साइंस, बीएसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है साइंस। हम देख चुके हैं दरोगा में कितना, तो 19 से 20 क्वेश्चन, बीएसएससी में कितना, तो 25 क्वेश्चन। इसीलिए सबसे पहले होगा 6 to 12 साइंस। अगर कुछ ऐसा हुआ तो साइंस के साथ पैरेलल एक और वीडियो आएगा। दोनों का एनसीईआरटी टेस्ट डेली कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, संभावना इस चीज़ की है कि हो सके तो 2 सब्जेक्ट एक बार अब कवर करना शुरू करेंगे हम, ठीक है। एक तरफ साइंस चलेगा, दूसरा तरफ एक और चलेगा जो मोस्ट मतलब कि वैल्यूएबल होगा। जैसे कल हम जो लोग नहीं देखे वीडियो, बीएसएससी और दरोगा का हम चर्चा किए हैं वीडियो में कि कौन सा सिलेबस दोनों में कॉमन है और कौन चीज़ अलग से है। अगर हमको दोनों चीज़ की तैयारी करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ पे चर्चा किए हैं, ठीक है। तो जाकर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो चैनल पे जाइएगा, वो वीडियो अपलोडेड है, कल रात ही किए हैं, उसको आप देख लीजिएगा अच्छा तरीक़े से, ठीक है। तो हम दोनों सिलेबस को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, दोनों सिलेबस को कंपेयर करके देख लिए कि कहाँ पर क्या है, कब एग्ज़ाम है, सारा चीज़ करके, ठीक है। तो चलेंगे आज हम लोग जो है मेन है 12th का, जो है 12th में जो इकोनॉमिक्स है बहुत ही अच्छा लेवल का, ठीक है। आपको पीडीएफ दे दिया गया था इकोनॉमिक्स का, सभी लोग उम्मीद करते हैं कि पढ़ लिए होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे। तो हमको तो सिर्फ अब क्या कराना है, क्वेश्चन कराना है। कहीं कोई समस्या तकलीफ सिर्फ नहीं आना चाहिए आपको अब। तो पहला चैप्टर है समष्टि अर्थव्यवस्था, जो है इसकी परिचय, इंट्रोडक्शन। इसमें जो क्वेश्चन आएगा सिंपल सिंपल आएगा एकदम, मतलब बुआ वाला सब, तो वही सब को देखेंगे। कल जो फार्मूला हम अपनाए थे कि कैसे मतलब क्वेश्चन करना है, उसी से आज चलेंगे। जैसे हम पहले बताए थे कि जैसे देखिए क्वेश्चन है समष्टि अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक एजेंट। अब आर्थिक एजेंट के बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो पहले आर्थिक एजेंट के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक एजेंट होता क्या है, ठीक। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए आर्थिक एजेंट पहले जान लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिक सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्ति अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। मतलब व्यक्ति है या संस्था है, जो आर्थिक निर्णय लेगा वही आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाई कहलाएगा, ठीक है। वो उपभोक्ता हो सकते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। यानी उपभोक्ता का क्या काम है, वो ये फैसला लेगा कि क्या, कौन सा चीज़ और कितना मात्रा में यूज करना है, वो उपभोक्ता होगा, ठीक है। जबकि आर्थिक इकाई क्या होगा कि आर्थिक निर्णय से संबंधित जितने फैसला लेगा, आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाई होगा, व्यक्ति हो या संस्था कुछ भी हो। उपभोक्ता भी समझ में आ गया, वे वस्तु और सेवा के उत्पादक भी हो सकते हैं। तो ये उपभोक्ता भी हो सकता है आर्थिक एजेंट, और वे वस्तु और सेवा के उत्पादक भी हो सकता है। आर्थिक एजेंट में दोनों आएगा, ठीक है। जो यह निर्णय लेता है कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। तो क्या उत्पादन करना है और कितना करना है, ये तो उत्पादक मतलब कोई फैक्ट्री होगा उसका मालिक करेगा। तो वस्तु और सेवा का उत्पादक करता है ये चीज़, चाहे सेवा हो या वस्तु का उत्पादक ही तय करता है कि हमको क्या बनाना है और कितना मात्रा में बनाना है, ठीक है। और जो कंज्यूमर होता है, जो भोक्ता होता है, ये निर्णय करता है कि हमको क्या लेना है और कितना मात्रा में लेना है। ये दोनों आर्थिक एजेंट यानी आर्थिक निर्णय दोनों ले रहा है, तो दोनों आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाई के अंतर्गत आएगा। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती है। कोई सरकार आर्थिक निर्णय लेता है, निगम है, बैंक है, जितना चीज़ आर्थिक निर्णय लेता है व्यक्ति या संस्था, सभी क्या कहलाएगी, आर्थिक एजेंट या आर्थिक इकाई कहलाएगी, ठीक है। इसमें किन्हीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं ना। तो साख पे कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना, मतलब जो फैसला ये सब करेगा आर्थिक है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप क्वेश्चन खुद से बना दीजिए, अब हम नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन बताइए, ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर देंगे। कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक एजेंट के संदर्भ में व्यक्त कीजिए। पहला कथन है कि वो व्यक्ति अथवा संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। बताइए सही हो कि गलत? सही होगा ना, तब 100%। दूसरा, आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी शामिल है। सही है गलत है? सही है। तो ये दोनों कथन कह रहा है सत्य चुनिए, तो दोनों कथन सही होगा। अब बताइए, ये जो अभी तरीका हम आपको बताए अच्छा लगा, मज़ा आया? तो मज़ा आया तो कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए, ठीक है। सीखे, मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब करते रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है।
सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। लूसेंट में भी लिखा, आपको मिल जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन होगा? जॉन मेनार्ड स्किन्स, एडम स्मिथ, अमृत सेन या पॉल सैमुअल्सन? तो जॉन मेनार्ड स्किन्स होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो पुस्तक लिखा था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में ही प्रकाशित हुआ था किताब, ठीक है। और ये क्या है? तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा है, ठीक है, ध्यान, उसी के उद्भवकर्ता के रूप में जो है ये किए थे, उसी का विश्लेषण है इस किताब में। तो ये सेकेंड नंबर था स्टेटमेंट, ठीक है। तो कोई दिक्कत मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन था जॉन मेनार्ड किंग्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग्स 1936 जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आता है सिखा ही देंगे, ठीक है, टेंशन ले लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है कि वैश्विक आर्थिक महंगाई का दौर कब शुरू हुआ था। वैश्विक आर्थिक महामंदी का जो दौर है, जो अमेरिका से में आया था, कितना भयंकर, पूरा विश्व पर इसका प्रभाव रहा, ये 1929 में शुरू हुआ था, विश्व की आर्थिक मंदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश के जो है उसमें निर्गत और रोजगार के स्तर को बहुत कम कर दिया था, यानी पूरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका इससे प्रभावित हुआ था। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये महामंदी जब हिस्ट्री ऑप्शनल आप पढ़ेंगे वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक मंदी के बारे में। और इससे आर्थिक मंदी से निवारण के लिए रूजवेल्टो अपना फार्मूला लाया था। रूजवेल्टो फार्मूला बहुत चर्चित है, ठीक है, हालांकि बहुत सारे और चीज़ थे लेकिन रूजवेल्टो फार्मूला सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। तो वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर 1929 में शुरू हुआ था, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, हालांकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था, ठीक है, ध्यान रखना। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर 1929 में शुरू हुआ था। 1929 का महामंदी उसके बाद वर्षों में देखा गया है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश में निर्यात और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट ला दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, दिख रहा ना, कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र, इसके जनक कौन हैं। तो इसके समष्टि अर्थशास्त्र अभी थोड़ा देर पहले ही उसके बारे में पढ़े थे। समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके जो जनक है कौन हो जाएंगे बताइए कमेंट करके। जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, जेएम किन्स शॉर्टकट में, ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स, जिनका पुस्तक अभी तुरंत पढ़े हैं। क्या पुस्तक का नाम है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, इन्हीं का एक किताब है, ठीक है। और ये समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, तुम इधर आ जाओ। लो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है जखने विचार तो हम सिखाए हैं कि विचार कहे तो में से कौन वर्ष है। तो 1929 की महामंदी का जब प्रभाव, तुरंत आपको नीचे आके देखना है कि सही की गलत, मतलब सब सही ही चुनना है, मंदी का प्रभाव में कौन कौन है। तो देखिए 5 नंबर में पहला स्टेटमेंट, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश में रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आया। अभी तुरंत पढ़े ना 1929 की जो महामंदी थी, ठीक है, उसमें रोजगार यूरोप और उत्तरी अमेरिका के में बहुत ज़्यादा गिर गया था, बिल्कुल सही है। और क्या क्या हुआ था, तो इसमें कारखाना और खाना पूरा बंद हो गया था, ठीक है, उद्योग धंधा बंद हो गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और उसके बेरोजगारी, जब कारखाना बंद होगा, उद्योग धंधा बंद होगा और रोजगार के स्तर कमेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा ना जी, तो बेरोजगारी की वृद्धि हो गई थी, ठीक है, बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था। और अमेरिका का समस्त निर्गत जो है उसमें 33% की गिरावट आई थी, निर्यात में 33% की गिरावट, यानी ऑल ऑप्शन सही है, ठीक है, जितने ऑप्शन हैं सभी क्या हैं, सही हैं। अब पता चल गया होगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए एक बार आप लोग, ये आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। वर्ष 1929 में महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश में निर्गत और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देश पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कमी थी, मतलब पैसे नहीं तो कथी मांगे, नौकरी नहीं है बेचारा का, ठीक है। और अन्य कारखाने जो है बेकार पड़े थे, कारखाना सब बंद पड़ा था, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी के दर में 3% से बढ़ के 25% हो गया। बताइए कि 3% कहाँ बेरोजगारी दर था, और मात्र जो है आपके 4 साल में 22% एक्स्ट्रा हो गया बेरोजगारी दर, मतलब इतना ज़्यादा महामंदी आया था। और इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के समस्त मतलब आउटपुट जो था समस्त निर्गत, उसमें 33% की गिरावट आई। बताइए 11 दूनी 22, 11 तिया 33 याद रहेगा। तो आउटपुट कहे समस्त निर्गत 33%, अगर कहे 4 साल में कितना बेरोजगारी दर बढ़ रहा था तो 22%, ठीक है। 1929 के आर्थिक मंदी में प्रभाव कहाँ पर आता था, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। क्या क्या हुआ, उद्योग धंधा बन गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा जो है आ गया, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हो गई थी, ठीक।
चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिए हैं, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 नंबर स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं कट रहा है, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथन पे बेरोजगारी दर को कौन प्रभावित करता है, यानी बेरोजगारी दर के संबंध में जो कथन आपको हम दिए हैं वो कौन सा सही लग रहा है। देखिए हमको कौन सही लग रहा है, हम सब ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आपको जो सही लगेगा वो बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है लोगों की संख्या को कम नहीं करती है किंतु काम के इच्छुक, लोगों की संख्या जो काम नहीं करती है किंतु काम के इच्छुक। अरे भाई, लोगों की संख्या जो काम नहीं करती है किंतु काम के इच्छुक है, यही बेरोजगारी को प्रभावित करेगा, बेरोजगारी दर को नहीं, ये नहीं करेगा। लोगों की संख्या जो काम करती है लेकिन वेतन नहीं मिलता है, ये भी नहीं होगा। लोगों की संख्या जो न्यूनतम वेतन पर मजदूरी करती है ना, ये भी नहीं होगा। लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, और इच्छुक लोगों की कुल संख्या जो काम करते हैं को भाग देकर प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल यही होगा। क्योंकि हमको बेरोजगारी दर निकालना था, और दर जो है रेट कैसे निकलेगा, सिर्फ ही ये तो हो गया बेरोजगारी की परिभाषा, ठीक है। बेरोजगारी की दर निकालना था, तो जो काम कर रहा है उसे भी डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बेरोजगारी का परिभाषा, बेरोजगारी और बेरोजगारी दर का परिभाषा में यही डिफरेंस है, ठीक है। देखिए बेरोजगारी दर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या जो काम करने के लिए इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, लोगों की कुल संख्या जो काम करने की इच्छुक हैं और काम करते हैं से भाग देकर भागफल प्राप्त किया जाता है। मानिए 50 आदमी है, उसको काम करने का मन है, काम नहीं मिल रहा है, ठीक, चलो भाई तुम काम नहीं करते तुम साइड हो जाओ। अब इधर 2000 व्यक्ति है, काम करने का मन है, काम करते हैं, तब ये जो है दोनों को डिवाइड हम करेंगे, और डिवाइड करके जो आएगा वही आपका क्या होगा, बेरोजगारी दर होगा। अब हो गया, समझ आ गया। चलिए आज ऐसे मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है, ठीक है, इसीलिए मज़ा उतना नहीं भी आता होगा, हो सकता है। पता है ना कि जब दिमाग ख़राब रहता है तो चीज़ें जो है उतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता है। कोई नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसको निम्नलिखित में किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये बाजार के हिसाब से चलता है भाई, बाजार में क्या आएगा, क्या बाजार की मांगे हैं, ठीक है, क्या पब्लिक को अच्छा लगता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही चीज़ बनाया जाता है, वही चीज़ लाया जाता है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था न सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, न मिश्रित अर्थव्यवस्था, न समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये बाजार अर्थव्यवस्था होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखिए निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, विचार कीजिए। पहला और दूसरा कथन दिए हैं, लेकिन विचार की बात जखने आए तो पहले आप हाथ पे अचार लीजिए और नीचे आइए, ठीक है। नीचे आए, कह रहा है सत्य चुनना है, ठीक है। सत्य है पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो दिख रहा है। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारा उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति विशेष के पास हो, उद्यमियों के पास हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। तो बताइए पहला नंबर स्टेटमेंट सही होगा गलत, बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। दूसरा, पूंजीवादी उद्यमियों को उत्पादन के संचालन के लिए प्रकृति संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या पूंजीवादी उद्यमी है तो कहाँ से लाएगा चीज़, प्रकृति से ही लाएगा, ठीक है। प्रकृति संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी उसके उत्पादन के लिए, यानी वो फैक्ट्री चलाएगा कोई बड़ा बड़ा पूंजीवादी उद्यमी, चाहे मानिए रिलायंस है या टाटा है, कोई भी है पूंजीवादी, मतलब मान लीजिए ऐसे ऐसे पूरे कंट्रोल कर ले मार्केट में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत का भी हो जाएगा। तो ये सब मानिए पूंजीपति वर्ग है हमारे यहाँ के, तो ये भी अगर जो कुछ करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं कुछ भी, तो उसको प्राकृतिक रिसोर्स पे तो उपलब्ध होना पड़ता है ना, पानी है, कच्चा माल है, कहाँ से आएगा उसके पास, प्रकृति से ही आएगा। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। तो ए और बी दोनों के दोनों क्या हो गए, सही हो गए। काहे छटपटा रहे हो, छटपटाहट बहुत ज़्यादा है तुमको। चलो इधर आओ, देखिए मेरी अब्बा भी कूदते रहता है इधर से उधर कभी कभी। उपयुक्त दोनों साथ चले, हो गया। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में से एक या अनेक उद्यमी होते हैं, वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्रकृति संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें कुछ संसाधन का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में होता है, जैसे कच्चा माल, कुछ अस्थायी पूंजी के रूप में, जैसे भूखंड, जमीन भी चाहिए ना, सब प्रकृति से मिलता है। तो आपको स्पष्ट हो गया है चीज़ें, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय, ठीक है, निवेश व्यय जो है यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है भाई, क्या है बताइए।
4 ऑप्शन दिख रहा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है ये। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला दूसरा दिए को मेरे को बताइए ना, हटाइए, ज़्यादा देखने की क्या जरूरत है। उत्पादन के स्तर को कम करने के लिए उद्यमी द्वारा शेष संपत्ति का प्रयोग किया जाता है ये। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा था उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो व्यय किया जाता है वो वही होगा इसका आंसर। समझ में आ गया? यानी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो व्यय किया जाता है वही होगा निवेश व्यय, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं ना है बताइए। माथा में अगर किन्हीं को दर्द हो, पैर में गठिया, अच्छा उल्टा बोल दिए, पैर में गठिया हो, माथा में दर्द हो तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग को पीडीएफ दिया गया होगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल शरीर नहीं हिलाइएगा, सब चीज़ आपको थाली में ही मिल जाता है, फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, खाली इसे पूरा एक्सप्लेन कर देते, पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं पहले एनसीईआरटी ओरिजिनल, फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक एक चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, एनसीईआरटी, फिर आपका क्वेश्चन बना के आपके सामने परोस देते हैं। अब क्या चाहिए आपको तो बताइए, फिर ये फ्री में क्या चीज़ चाहिए बताइए आपको। थोड़ा सा मेहनत, शरीर को हिलाइए डुलाइए, पीडीएफ देते हैं तो उसको पढ़िए, देखिए कि भाई क्या क्या चैप्टर है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, इहो सब देख दाख रखिए ना कि हाँ ये चीज़ जानते हैं ये नहीं जानते हैं। इहो नहीं करते हैं आप, सीधा मतलब कि हाँ होगा कर लेंगे तो एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे, फिर कोई नहीं बता पाएगा। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? सिर्फ कह देने से कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कमिटमेंट करना बहुत आसान है लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कह दिए कि हम कर लेंगे और करने में, ठीक है, बहुत अंतर है, समझे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी उद्योग लोगों को चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जो है, काहे भाग रहे हो रे तुम, काहे भाग रहे हो पहले ये बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी लोग उद्यम को चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग भूखंड कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उत्पादन के संचालन के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। अब जो है इसमें भूमि, श्रम और पूंजी की सहायता से निर्गत के उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पाद के बाजार में बेच देता है। इस प्राप्त मुद्रा को संप्रति कहते हैं। ठीक है, मुद्रा को संप्रति कहते हैं। ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी की सहायता करता है, फिर आउटपुट निकालता है, वो आउटपुट को बाजार में बेच देता है, इसे मुद्रा की संप्रति कहते हैं। उद्यमी संप्रति का प्रयोग मशीन खरीदने और नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं। अब ये मुद्रा की जो संप्रति हुई इससे वो क्या करेगा, मशीन खरीदेगा, नया कारखाना लगाएगा ताकि उत्पादन का विस्तार हो, ताकि एक फैक्ट्री से 50 को फैक्ट्री बना सके। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए व्यय किया जाता है, उसे निवेश व्यय कहते हैं। फिर से हम समझाते हैं, सीधा सीधी बताइए कि कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई जो उद्यमी होता है वो क्या करता है, उद्यम को चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधन, रिसोर्स जो है प्राकृतिक संसाधन, जमीन, कच्चा माल, भूमि, श्रम, पूंजी सब का इस्तेमाल करके उत्पादन करता है। उत्पादन करके सामान मार्केट में लाता है, बेचता है, और उससे जो संपत्ति प्राप्त होता है मुद्रा संपत्ति इसको कहते हैं, और इसका उपयोग फिर से करता है। नया नया उद्योग खोलने के लिए मशीन खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, कारखाना लगाएगा नए नए, ताकि वो अपने जो है बिजनेस का विस्तार कर सके, उत्पादन का विस्तार कर सके। कहीं कोई दिक्कत? ये उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए पूरा जो प्रक्रिया बनाए थे, जो व्यय कर रहा है उसी को निवेश व्यय कहते हैं। टक से समझ आया होगा यदि आप पढ़ के एक बार भी आए होंगे। ठीक है, नहीं भी आए होंगे तो इतना हम बताए तो काहे बेकार में बताए, सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अरे आया ना जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चीज़ तो करते रहिए भाई। ठीक है, ये चीज़ तो आपसे आशा की जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र माने जाते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था जो है उसके क्षेत्र क्या माने जाते हैं। देखिए समष्टि जो है, समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जो है परिवार, फर्म और सरकार और बाह्य क्षेत्रक है। ठीक है, यानी 4 गो क्षेत्र है समष्टि अर्थव्यवस्था के, 4 गो है। कौन कौन? समष्टि अर्थव्यवस्था के 4 इकोनॉमी के 4 क्षेत्र कौन कौन? एक परिवार, दूसरा फर्म, तीसरा सरकार, चौथा बाह्य क्षेत्रक। रट लीजिए, 4 बार इसको पढ़िए और रटिए। ठीक है, हो गया। तो इनमें से सभी इसका जो अगर आंसर दिया होगा तो वही आंसर होगा। दिया है इनमें सभी, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा वही चीज़ लिख दिया, समष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्रक है ना, 4 क्षेत्रों में बांटा गया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विचार जखने कहे तो आचार लेके नीचे आना। उपयुक्त कथन में कौन सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, कौन कथन जो है सत्य है, ये चीज़ पे हमें चर्चा करनी है। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु को विश्व के अन्य देश में बेचता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। ये सही बा कि गलत बा?
बिल्कुल सही बात भाई। जब कोई देश जैसे मानिए भारत अपने घरेलू वस्तु बनाएंगे हम लोग और बना के, और जैसे मिथिला का जो है मानिए पेंटिंग हो गया, कुछ मतलब कि गया का जो है लड्डू ये हो गया, ठीक है, अब मतलब जो खुरमा हो गया, ये सब चीज़ जो है गया का तिलकुट हो गया, ये सब चीज़ें अगर विदेश में बेचते हैं छोटा सा लोग, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो विदेश में बेचेंगे हम दूसरे देश में, तो ये क्या होगा, हमारा निर्यात ही है ना, हम अपने यहाँ बना के सामान बाहर बेचे हैं, निर्यात बिल्कुल सही है। दूसरा है, जब कोई देश विदेश में पूंजी का निर्यात करता है तो उसे पूंजी प्रवाह करते हैं, बिल्कुल सही है। अब मानिए मुकेश अंबानी उठेंगे, टाटा उठेगा यहाँ से, ठीक है, रतन टाटा कहेगा ब्रिटेन में हम 5 गो फैक्ट्री लगाएंगे, तो यहाँ से पैसा वहाँ प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से हमारा पैसा वहाँ गया ना, प्रवाह हुआ, तो ये पूंजी प्रवाह है। पूंजी यहाँ से वहाँ मेरा जो गया, हमारे देश का पैसा लगेगा वहाँ, उद्योग लगेगा, ये इसको पूंजी प्रवाह कहते हैं। एक एक चीज़ आप समझते जाइएगा, थोड़ा भी इकोनॉमिक्स देखने में सिर्फ लगता है हार्ड है, आप सिर्फ मुझसे जुड़िए ना, इतना आसान लगेगा कि आपको ही लगेगा अरे यार ये तो नॉर्मल सी बात थी, हमको पता नहीं था, ठीक है। तो पूंजी प्रवाह हो गया। तीसरा देखिए, कोई देश जब विश्व के अन्य देश की वस्तु को खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। जैसे मानिए अमेरिका में कोई जीन्स बना, ठीक है, ब्रिटेन में कोई शर्ट बना, उसको अपने यहाँ लाइएगा, खरीदिएगा, कोई ब्रिटेन के भारत का व्यापारी जाएगा, दोनों देश से खरीद के सामान लाएगा अपने यहाँ, फिर अपने यहाँ बेचेगा, तो ये सामान खरीद के अपने देश लाया, इसको आयात बोलते हैं ना। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही थे कि नहीं थे? सत्य पूछा था तो कौन आंसर हो जाता? डी हो जाता, 1 2 3 सही। बात करते हैं जी, देखिए विश्व के लगभग जो है सभी देश में बाह्य व्यापार करते हैं, विश्व के लगभग सभी देश बाह्य व्यापार में बाहर से व्यापार करता है। बाह्य व्यापार के 3 प्रकार होते हैं, आयात, निर्यात और पूंजी प्रवाह, ठीक है, यही जो तीनों चीज़ हम पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। अब आयात किसे कहते हैं? जब कोई देश विश्व के अन्य देशों में वस्तु खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु को अन्य देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और पूंजी प्रवाह किसे कहते हैं? 1 सेकेंड, ये देखिए पूंजी प्रवाह, जब देश की अर्थव्यवस्था की विदेश पूंजी का भी प्रवाह हो सकता है, अथवा कोई देश विदेश में भी पूंजी का निर्यात कर सकता है, इसी को पूंजी मतलब पैसा का आना जाना, ठीक है, सीधा बात, मतलब बाहर से पैसा आए या बाहर पैसा यहाँ से बाहर से पैसा जाए, ये पूंजी प्रवाह है। यानी जैसे नदी का पानी प्रवाह होता है तो ऐसे ही पैसा का प्रवाह है। मानिए कि ये अर्थव्यवस्था नदियाँ हैं, उसमें पैसा जो है कि उसका पानी है, ठीक है, अब समझ में आया? तो इधर से बह के उधर जा रहा है, उधर से बह के इधर आ रहा है, यही पूंजी प्रवाह है। समझ गए होंगे? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पुपहू बाजा कब तक बजाओगे जी? ये लोग भी सीटी इतने मारता है ना जान जान के, क्या बताएं आपको, मजाकवा कर लेता है। निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं? फर्म पे आगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। तो पूंजीवादी फर्म जो होगा, हम बताए थे ना कि यहाँ अर्थव्यवस्था में जो समष्टि होंगे, समष्टि अर्थव्यवस्था, उसमें परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र 4 गो क्षेत्र आता है। तो उसी में पूंजीवादी फर्म की तरफ हम लोग आए हैं। पूंजीवादी एक एक चीज़ ना, मतलब एकदम NCERT का पैराग्राफ क्वेश्चन बनाया गया, ऐसा मत सोचिए कहीं कहीं से, नहीं भाई, लाइन बाई लाइन है एकदम, ठीक है। देखिए पूंजीवादी फर्म की बात कर रहा है, तो कह रहा बाजार के लिए उत्पादन करता है, बिल्कुल इसका काम होता है बाजार के लिए उत्पादन करना। अभी थोड़ा देर में फर्म की पूरी देख ही लेते, पहले रुकिए, पूंजीवादी फर्म क्या है पहले देख लीजिए, फिर आप जो है दिमाग अच्छा से लगा लीजिएगा, ठीक है। जिस देश में अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फर्म द्वारा किया जाता है उसे पूंजीवादी देश कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं। वो फर्म जिनमें बाजार के लिए उत्पादन के कारक, निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय, एक दी गई कीमत जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, पर श्रम का क्रय और विक्रय किया जाता है, उसे पूंजीवादी फर्म की विशेषता के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी पूंजीवादी फर्म क्या होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वे फर्म जिनमें बाजार के लिए उत्पादन के कारक का निजी स्वामित्व, ठीक है, उत्पादन जो करेंगे उसका निजी स्वामित्व होगा, मालिक निजी होगा, ठीक है, कारकों का, पूंजी का निरंतर संचय, एक दी गई कीमत जो है जिस पर हम मजदूरी क्या करेंगे, मजदूर लाएंगे या बेचेंगे, ठीक है, मजदूरी खरीदेंगे बेचेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, मतलब मजदूर नहीं खरीदा, मजदूरी को खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है। ये पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं। अब आपके स्टेटमेंट पे आ जाइए पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं में। कह रहा पूंजीवादी फर्म की विशेषता क्या है? बाजार के लिए उत्पादन, बिल्कुल सही। उत्पादन के उन कारकों का निजी स्वामित्व, बिल्कुल सही। उत्पादन जो है इसके कारक जो है उसकी निजी स्वामित्व होगा। और पूंजी का जो है निरंतर संचय। एक और ऑप्शन अगर डाल देते हैं कि श्रमिकों का जो है क्रय और विक्रय, मजदूरी का जो है क्रय और विक्रय, तो भी सही हो जाता। तो समझ में आ गया होगा पूंजीवादी फर्म की बातें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पे है। कहाँ है?
स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि श्रमिकों की मजदूरी दर का सर्वोत्तम जो है वर्णित करता है, यानी उसका सबसे अच्छा फार्मूला, सबसे अच्छा परिभाषा क्या नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, श्रमिकों की मजदूरी दर में। ठीक है, पहला ऑप्शन है श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। अभी तुरंत फर्म के परिभाषा में इसी चीज़ को पढ़े, श्रमिकों की मजदूरी दर, ये फर्म जो है की विशेषता में आती है। तो ये क्या है कि वह श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पे किया जाएगा उसी को श्रमिकों की मजदूरी दर कहेंगे। कहते हैं ना दैनिक मजदूरी दर कितना है, तो 280 रुपया, 300 रुपया। लेबर आपके यहाँ आता है ना काम करने, तो मजदूरी दर होता है ना उसका, वही है श्रमिकों का क्रय विक्रय जिस दर पे किया जाता है। अरे श्रमिकों का क्रय विक्रय का मतलब कि आप जो है उसका क्रय करते हैं मजदूरी, और वो बेचारा अपनी मजदूरी बेचता है। ठीक है, तो हो गया ना क्रय और विक्रय। नहीं मार ले तो 2 सीटी और मार ले, खुश हो जो मारे के। ठीक है, देख रहे हैं ड्राइवर को, देखिए ये हो गया आपका स्पष्ट क्वेश्चन। चलिए वही बात जो बोल रहे हैं लिखा होगा, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे झलक रहा होगा, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आने वाले शब्द और उनकी परिभाषा के पर विचार कीजिए। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो शब्द आते हैं और उनकी जो परिभाषा है, ये 3 गो दिया है करा, ये तीनों के तीनों आप आसानी से बता सकते हैं इसके बारे में। देखिए पूंजी स्टॉक क्या होता है, फर्म क्या होता है, ठीक है, और निर्गत क्या होता है। तीनों चीज़ के बारे में हल्का हल्का देख चुके हैं, लेकिन एक और देख ही लेते हैं, फिर आंसर आप आराम से मान लीजिएगा। हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, आप खुद कहिएगा ये आंसर रहा। किसी एक वर्ष के अंत में, यानी एक साल के अंतिम में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक गए, दिसंबर के लास्ट में उत्पादक के पास, यानी जो उत्पादक है, टाटा है, रिलायंस है, जो भी उत्पादक, उसके पास जो टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तु का स्टॉक होता है उसे पूंजी स्टॉक कहते हैं। यानी एक साल उत्पादन किया, अंतिम में दिसंबर में जाके लास्ट में उसके पास टिकाऊ या गैर टिकाऊ वस्तु का जो बच गया है स्टॉक, उसी को हम पूंजी स्टॉक कहते हैं। समझ में आया पूंजी स्टॉक आज तक? यानी एक साल पूरा उत्पादन किया, बेचा खरीदा जो किया, और लास्ट के साल के लास्ट में देखा कि हमारे गोदाम में 50,000 बोरा जो है बचल है अभी खाद का, यही उसका पूंजी स्टॉक है। किन्हीं कोई समस्या, तकलीफ, दिक्कत नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उत्पादन इकाई को फर्म कहेंगे। ये जो उत्पादन इकाई है इसको हम फर्म कहते हैं। अभी तुरंत फर्म कितने बार पढ़े हम। ठीक है, और उद्यमी और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर बाजार में उनको बेचने और लाभ प्राप्त करने के निर्गत जो है को निर्गत कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए उद्यमी द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर, कोई भी चीज़ वस्तु बनाए या सेवा का उत्पादन करे, वो बाज़ार में बेच कर लाभ जो प्राप्त करता है उसको निर्गत कहा जाता है। जैसे मानिए वस्तु कोई चीज़ बनाता है, कोई सेवा भी बनाता है, ठीक है, और उसको मार्केट में बेचता भी। जैसे मानिए कोई स्किल्ड मजदूर है, वो आप जो कोई फैक्ट्री है वो अपना मजदूर तैयार किया, कोई आया मतलब कि संस्थान, वो मजदूर अपना जो है भेजता है काम करने के लिए कहीं, तो मजदूर जो है मजदूर का काम करके लाया तो सेवा ही दे के आता है ना आगे। ठीक है, तो सेवा का यहाँ पे हो गया बेचना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझ गए होंगे कि निर्गत क्या हुआ, ठीक है, फर्म क्या हुआ, पूंजी स्टॉक क्या हुआ। अब बताइए, अब आपको हम दे दिए ऑप्शन, बताओ, अब बताओ पूंजी स्टॉक, उत्पादक के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तु का स्टॉक, क्या ये सही है कि गलत है, बताइए। बिल्कुल सही है, 1 वर्ष लिख देता तो हम ज़्यादा खुश होते, मतलब ये सही है। दूसरा फर्म उत्पादन इकाइयाँ, तो फर्म क्या उत्पादन इकाइयाँ थ्री पर हैं। और निर्गत क्या है, वस्तु और वस्तु का उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाना। कितना गंदा आदमी है बताओ, वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाना होगा, या वस्तु और सेवा का उत्पादन कर बाजार में उनको बेचकर लाभ प्राप्त करना होगा। तो बेचकर लाभ प्राप्त करना होगा निर्गत। ठीक है, तो ये इसीलिए गलत हो गया, तो केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर, धकाधक दिख रहा ना? हाँ दिख रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पारिवारिक क्षेत्रक के संबंध में सही है। ठीक है, कौन सा क्षेत्रक सही है? एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग कर संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं, एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सही है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एकल मतलब, अरे समझ में आ रहा होगा ना, एकल मतलब अकेला। अब एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता, ठीक है, उपभोग से संबंधित निर्णय। अब अकेले है उपभोग करने वाला, व्यक्तिगत अकेला व्यक्तिगत है, तो उपभोग करने वाला अकेला है तो निर्णय कौन लेगा? पड़ोसी, वही नहीं लेगा, हो गया स्पष्ट। दूसरा, एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों का समूह, उसके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है मिल के, अपने घर में 5 आदमी है, पाँचों सामान की यूज कीजिएगा, सब मिल के फैसला लीजिएगा जी। तो वही बस इसको अपने दिमाग से सोचना है, एकदम लॉजिक लगा देना है, ठीक है। तो एकल व्यक्ति उपभोक्ता समझ गए और संयुक्त रूप से उपभोक्ता समझ गए, ठीक है। दोनों समझ में आ गया आपको, ठीक है। पारिवारिक क्षेत्र के रूप में इस चीज़ को हम बांट रहे थे अभी, तो आपका दोनों का दोनों एकदम समझ आएगा ना, दोनों सही है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जिसके उपभोग संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। बताइए, हमको पेंट पहनना उजला या काला, ये सरकार सोचेगी कि उजला पानी काला। हमको खाना नहीं खाना, ये हम सोचेंगे क्या खाना नहीं खाना। तो ए और बी सही था, सी गलत था, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के 4 क्षेत्र का संयोग के रूप देखा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में फर्म, सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़े क्षेत्र है वो पारिवारिक क्षेत्र होते हैं। यहाँ परिवार से तात्पर्य एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता से जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय अथवा कई व्यक्तियों के समूह के उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। यानी एकल में खुद लिया जाता है परिवार में, और संयुक्त बहुत सारा अगर यूज करेगा तो संयुक्त रूप से लिया जाता है। यही चीज़ को बता दिया गया था, कहीं कोई समस्या तकलीफ नहीं है। अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में श्रम के शब्द का तात्पर्य क्या होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में श्रम शब्द का मतलब क्या होता है? बताइए, श्रम का मतलब क्या होता है? उत्पादन के संचालन के लिए मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है, जिसे श्रम कहते हैं। बिल्कुल, अगर कोई उत्पादन चलाना, फैक्ट्री चलाना है तो लेबर की जरूरत होगा ना, मानव की लेबर का, तो वही क्या है, श्रम कहलाएगा, ठीक है। कहीं कोई समस्या तकलीफ नहीं है। हो गया 16 का एक ही, बाकी देखने की मन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या देखेंगे, वही आंसर है, देखें। ये दूसरा नंबर चैप्टर आपका राष्ट्रीय आय पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। तो जो कराते हैं उसको मज़े से करते जाइए, मज़े से, और इतना मज़े से पढ़िए, इतना मज़े से पढ़िए जितना मज़े से आप भोजपुरी या हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। साउथ की मूवी देखते हैं, एकदम कंसंट्रेशन बना कर, अरे गजब, दिमाग में सोचिए गजब, इसी को ही चीज़ बोलते थे। ओहो, हम जो चीज़ बोलते हैं दिमाग में वही चीज़ आपको इमेजिन होता है, मतलब घूमने रहना चाहिए। हम अगर तुरंत कहीं रिलायंस, तो तुरंत आपके दिमाग में रिलायंस, ठीक है, मुकेश अंबानी, लेकिन टाटा, तुरंत टाटा, ठीक है, आ जाना चाहिए। हम के वस्तु बेच रहे अमेरिका में, तुरंत अमेरिका आपके दिमाग फ्लैश करना चाहिए, तब आपको चीज़ें याद रहेगा। अब बच्चा में पहला दूसरा क्लास में जो बच्चा पढ़ता है उसको देखा है ना अक्सर कि उसको फिगर बना दिया जाता है, टमाटर लिख दिया टमाटर, और उसका फिगर बना दिया टमाटर। का है कि फिगर से चीज़ें याद रहती है, ठीक है। अब बहुत लोग IITian होंगे, ठीक है, IIT करते हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग करते हैं तो कोडिंग किया जाता है, कोडिंग भी सिंबॉलिक तरीक़ा से किया जाता है कि याद रहे, ठीक है, याद करने का ट्रिक। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा माइंड में, मेमोरी में रखिएगा फिगर के रूप में, उतना ज़्यादा वो याद रहेगा। एक कहानी आप अकबर का आप नाटकीय ढंग से अपने दिमाग में सोच लीजिए, पूरा मुगल साम्राज्य का, और देखिए उसके बाद आपको सब चीज़ पूरा कहानी नाटक की तरह याद रहेगा। तो माइंड यही खोजता है, ठीक है, जो खोजता है उसको खुराक दीजिए, हो गया, चलेगा। तो दूसरा चैप्टर है, आज दूसरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर को देखते हैं, ठीक। चलिए, छटपटा रहे हो, चलो आंसर बताओ। एन इंक्वायरी एंड द नेचर, पहला है एन इंक्वायरी एंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। सभी को पहले से पता था, हमको नहीं पता था। चलिए, हो गया यही चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, उपभोक्ता वस्तु जो है के संदर्भ में विचार कीजिए। अब विचार करने, आहार, वस्त्र, मनोरंजन, बताइए ये तीनों में से उपभोक्ता वस्तु तीनों है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये तीनों आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें समझना है हमको कि क्या क्या होता है और चीज़। तो अंतिम वस्तु को 2 भागों में बांटा जाता है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। एक होता है उपभोक्ता वस्तु, एक होता है पूंजीगत वस्तु, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम नहीं बनाएंगे, दूसरे लोग बनाएंगे। तो उपभोक्ता वस्तु अगर हम दिए हैं तो जैसे समझाएं वैसे क्वेश्चन बनाना है। आपको मन है तो दे दीजिएगा स्टेटमेंट कि अंतिम वस्तु जो है उसको क्या भाग में बांटा गया? 2 भाग में। या अंतिम वस्तु को 2 भाग में बांटा गया, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ऑप्शन में दे दिए 1 नंबर, ऊपर में निम्नलिखित वस्तु को, ऑप्शन को छांटिए गलत को, हो गया। आहार और वस्त्र जैसी वस्तु और मनोरंजन जैसी सेवा का उपयोग उसी समय होता है जब अंतिम तो ये जो आहार और वस्त्र जैसे वस्तु और मनोरंजन जैसी सेवा का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता द्वारा उनका क्रय किया जाता है। जैसे अंतिम उपभोक्ता है वो खरीद लिया, जैसे हमको यूज करना है। आहार मतलब भोजन वाला चीज़, वस्त्र, ठीक है, मनोरंजन, सेवा,
इस जैसी ये सब चीज़ की मनोरंजन की सेवाएं या फिर वस्त्र है, आहार है, ये सब का जखने हम खरीदेंगे, हमको लेना है चीज़, तो बस इसका क्रय किए, इसका उपभोग करिए, ठीक हो गया। और इन्हीं उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, इसी को है उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ध्यान रहेगा ना जी। हाँ, तो ये सब कौन वस्तु हो गया, उपभोग वस्तु या उपभोक्ता वस्तु। कौन, आहार, वस्त्र और मनोरंजन। अंतिम व्यक्ति खरीदता है और इसका इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 3 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में कथन में मूल्यह्रास जो है इसका जो है वर्णन कौन कर रहा है। तो मूल्यह्रास मतलब क्या होता है कि सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप, ठीक है, सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप। जैसे समझिए कि पूंजीगत वस्तु के नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के कुल मूल्य में किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो मूल्यह्रास मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, सकल निवेश के मूल्य में किए गए लोप। नहीं समझना चाहिए, जैसे मानिए अब ऐसे नहीं समझिएगा, अर्थव्यवस्था में बहुत सारा चीज़ खरीदा गया, बहुत सारा गाड़ी है, फैक्ट्री है, उद्योग लगाएगा, वो घसेगा ना जी, उसका धीरे धीरे वैल्यू कमेगा ना। पुराना होगा तो यूज होने का तो घसियाएगा, घिसा घिसा के कम होगा ना, तो वैल्यू जो घटेगा उसका मूल्य में जो कमी आ रहा है, यही क्या मूल्यह्रास। ऐसे अर्थव्यवस्था में समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा, दिखा जी? हाँ दिखा। तो बताइए कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु को खरीदने या क्रय करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आए, ये चीज़ अभी तो पढ़े, थोड़ा देर पहले ही पढ़े इस चीज़ को, कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु खरीदने की क्षमता जो होगी वो किससे आएगी। आपके पास पॉकेट में जेबी में पैसा होगा, नहीं कमाइएगा, आय इनकम जो होगा उसी हिसाब से ना आप सामान खरीदिएगा। कमाइएगा 2 रुपया, खरीदिएगा 50 रुपया का सामान नहीं होगा। तो इनकम, आय से ये चीज़ रिलेट करता है। किसी व्यक्ति या बस के पास वस्तु के खरीदने या क्रय करने की क्षमता आय से होती है। तो पहला सही हो गया, आइस हो गया। दूसरा, आय की प्राप्ति लाभ, लगन और ब्याज के रूप में हो सकती है। आय की प्राप्ति जो है, आय की प्राप्ति लाभ, लगान या ब्याज, इसी रूप में आता है पैसा। आपके पास कैसे आता पैसा, इसी रूप में पैसा आता है। तो ये दोनों कथन आपको सही लग रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास वस्तु को खरीदने की क्षमता आय से होती है। आय की प्राप्ति कोई व्यक्ति श्रमिक यानी मजदूरी करेगा, अथवा उद्यमी लाभ लेगा यानी मजदूरी करके पैसा लाएगा। कोई उद्यमी है, फैक्ट्री जो चलाता है, वो उसका लाभ आता है फैक्ट्री से। और भूस्वामी कोई लैंड का मालिक है, तो उसके अपना लैंड पर जो है जो टैक्स ले रहा है, या जो बटैया ठेकेदारी जो भी दिया उससे जो पैसा आ रहा है, लगान जो वसूल रहा है। पूंजीवादी वर्ग जो है जो पैसा और ब्याज पे देता है, उससे जो ब्याज आ रहा है, इसी से में तो पैसा आता है, इसी में। समझ लूँ ना। हाँ, तो चीज़ें समझ में आने ज़रूरी है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज थोड़ा मूड ऑफ है, इसीलिए अगर जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे हमको बता दीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है हम उसको फिर से ये कर दें। वस्तु और सेवा के उत्पादन के दौरान निम्न में कितने प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। अब मौलिक योगदान की बात पूछ रहा है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन में मौलिक योगदान। तो हम पहले बताते हैं कि वस्तु और सेवा के उत्पादन के जो है दौरान क्या मौलिक योगदान होता है, पहले ये देखिए, ठीक है। छटपटाओ नहीं, जैसे बुलाते हैं वैसे आ जाया करो। हाँ देखिए स्क्रीन दिख रहा है। वस्तु और सेवा के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मानवीय श्रम का योगदान, मानवीय श्रम का योगदान, पूंजी का योगदान, उद्यम वृत्ति का योगदान और स्थिर प्राकृतिक संसाधन का योगदान। बताइए चारों में से किसी को हटाएंगे तो क्या वस्तु या कोई सेवा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी ये तो लेबर चाहिए ही चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब उद्यमी वृत्ति का योगदान चाहिए, चाहे उद्यमी का योगदान चाहिए, और नेचुरल रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो चारों हो जाएगा। अब आपको ये ऑप्शंस देंगे सामने, बताइए गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ा दीजिएगा। कहिएगा वस्तु और सेवा के उत्पादन के दौरान कितने प्रकार के मौलिक योगदान, तो आपको दिमाग में आ गया 4। कह रहा कि कौन इनमें सही है? मानवीय श्रम का योगदान, स्थिर प्राकृतिक संसाधन का योगदान और पूंजी का योगदान। कहेगा एगो छूट गया, लिख दे का एग्जाम में आप कहेगा लिख दे क्या, बोलो ना, वो भी पता है हमको। कहेगा नहीं रहने दो, हमको पता है उद्यम वृत्ति का बात आप कर रहे हैं कि उद्यमियों का योगदान, ठीक है आपको याद है। तो इतना पढ़ के जाइए कि ऑप्शन एगो कम दे तो आप कहिए कि हम लिख देते हैं हाथ से, गुरुजी बताओ, ठीक है। इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझे? समझ गए ना? हाँ समझ गए तो ठीक है।
6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मूल्य वर्धित शब्द का सही स्पष्ट जो है करता है। मूल्य वर्धित क्या है शब्द? तो ये किसी फर्म का निवल योगदान जो होता है वही मूल्य वर्धित होता है। किसी फर्म यानी कोई फर्म है उसके निवल योगदान को जिस शब्द में सूचित हम करते हैं उसी को मूल्य वर्धित कहते हैं। मूल्य वर्धित हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। 7 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तो विचार जखने कहें तो आचार लेके पहले आना है नीचे, ठीक है। व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि सब पूछ रहा है। पहले आप थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा व्यय विधि क्या होता है, आय विधि क्या होता है, उत्पादन विधि क्या होता है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन? ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो डायग्राम जो दिख रहा है स्क्रीनशॉट मार के कॉपिया में लिख लीजिए डायग्राम को, समझे? हाँ, व्यय वस्तु और सेवा इसमें पूरा दे दिया गया है। कारक सेवाएं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्म है और परिवार है, ठीक है। फर्म से बन के परिवार, परिवार से फर्म, ये साइकिल बनेगा। अभी साइकिल कैसे बनेगा आइए पहले देखते हैं। साइकिल पैसा का बना था, पैसा इधर उधर कैसे जाएगा, ये चीज़ था। देखिए, वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य को प्रदर्शित करते हुए मुद्रा का एक ही परिमाण वर्तुल पथ पर आगमन करता है। यानी कह रहा वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य को प्रदर्शित करते हुए मुद्रा का एक ही परिमाण, पैसा फिक्स है और वही रोड पे, ये रोड जो दिखा रहा है ना, ये रोड, ठीक है, इधर है ना, ये रोड जो दिखा रहा है, ये रोड पे चक्कर काट रहा पैसा, ठीक है। परिवार से फर्म में, फर्म से परिवार में, परिवार से फर्म, ऐसे ऐसे काट रहा चक्कर। अभी कैसे काट रहा चक्कर, पैसा ही देखिए। यदि हम वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य को 1 वर्ष के दौरान का आकलन करना चाहें तो आरेख में निर्देशित किसी बिंदु रेखाओं पर अंकित प्रवाह को वार्षिक मूल्य की माप कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य को 1 वर्ष के दौरान आकलन करना चाहें तो आरेख में निर्देशित किसी बिंदु आरेखों पर अंकित प्रवाह को वार्षिक मूल्य का माप कर सकते हैं। मतलब ये जो पैराग्राफ आपको दिए थे इसमें कहीं पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वार्षिक मूल्य, ठीक है। देखिए, आयकर हम सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य का मूल्यांकन करते हुए ए पर प्रवाह का मापन कर सकते हैं। यही विधि व्यय विधि कहलाएगी। तो व्यय विधि आपको समझ में आया कि फर्म द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य जो होगा वो व्यय विधि होगा। फिर से सुनिए, कोई फर्म है, अरे फर्म का मतलब फैक्ट्री समझ में आ लीजिए। कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो वस्तु या सेवा बन रहा है उसका जो है मूल्य का जो मूल्यांकन करेंगे, कितने पैसा इस पर लगा, वो का जो है व्यय विधि हो गया। व्यय विधि जो है क्या मतलब समझ में? राष्ट्रीय आय निकालने के 3 विधि है ना जी। तो व्यय विधि में पहले सीधा सीधी बात कहे कि पैसा जो वस्तु बनाने में या सेवा बनाने में जो फर्म को या उद्योग को जो खर्चा हुआ वो व्यय विधि हो गया। चलिए, यदि हम बी पर सभी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य को माप करते हैं तो यह विधि उत्पाद विधि कहलाएगी। अब बी बिंदु के देखिए, बी बिंदु यहाँ कह रहा है कि बी बिंदु है, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं कि कितना कितना लगा तो ये उत्पाद विधि हो जाएगा। कौन विधि हो जाएगा? उत्पाद विधि। दिया ना। यदि हम बी पर सभी फर्म के उत्पादित वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य की माप करते हैं तो यह विधि उत्पाद विधि होगी। और सी पर सभी कारक के अदायगी के कुल योग का मापन जो है आय विधि होगी, ठीक है। अब सी पे जब आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आय विधि होगा। तो ए पे व्यय विधि, ठीक है, बी पे उत्पादन विधि और सी पे आय विधि। देखिए, ये ए, बी और सी, ठीक है, तीनों का तीनों आपको बता दिया गया। डिटेल में समझ गए कि पहले फैक्ट्री में लगा तो उतना पैसा खर्चा हुआ, व्यय विधि। मार्केट तक, परिवार तक पहुंचाया गया, परिवार तक जब पहुंचाया गया चीज़ें तो कौन सा विधि हो गया? तो उत्पादन हो गया, उत्पादन विधि। और जब उसका खपत कर लिया गया तो हो गया आपका आय विधि, ठीक है। खरीदिएगा ना, आप जाके खरीदते हैं चीज़ें, नहीं समझे? फिर से समझाना पड़ जाता हमको। देखिए, फैक्ट्री में माल बना, पैसा जितने खर्चा हुआ तो कौन विधि? उत्पादन विधि। वो पैसा जितने खर्चा वो उत्पादन विधि हो गया। चलिए, मार्केट से मैं फैक्ट्री से माल मार्केट तक चलाया, दुकान में चलाया, परिवहन उर्वहन, लेबर तेवर, जितने चार्ज उर्ज सब जोड़ जाड़ के, टैक्स फैक्स सरकार का सब जोड़ जाड़ के उस पर रख दीजिए, ठीक है। सब्सिडी फब्सिडी जो भी क्या है अपना कर दीजिए माइनस प्लस। अब जो है वो जो उसका पैसा जो है अभी वर्तमान में उसका मूल्य वो हो गया आपका कौन? उत्पादन। कौन हो गया? उत्पादन विधि। अब मार्केट में आप गए ग्राहक बन के, सामान खरीद लिए, सामान जो खरीद लिए जितना रुपया आपको देना पड़ा सब प्रॉफिट सब जोड़ जाड़ के ले लिया आपसे, तो वो जो आपका हो गया वो हो गया आपका व्यय विधि। आपने कितना खर्चा कर दिया, उस आधार पर अगर अर्थव्यवस्था को ज्ञात करेंगे तो व्यय विधि। अब नहीं समझाएंगे, ठीक है, नहीं समझाएंगे। अब आपसे नहीं समझ में आया टेलीग्राम पे मिलिए, ठीक है, ठेठी में समझाना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा सकल स्थान सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद को कौन परिभाषित करता है बताइए? 4 ऑप्शन है जी, दिखाइए। पहले देखते हैं, किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में 1 वर्ष के दौरान अंतिम वस्तु और सेवा का न्यूनतम मूल्य बताइए।
यही होगा कि नहीं होगा? जीडीपी बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी देश के एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के समस्त मूल्य को क्या उत्पादन की माप है, उसी को जो क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हो गया ना? चलिए, हो गया तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। हम बताएं कि विचार कीजिए तो अचार लेने जाना है। दुइया कथन है लेकिन इसमें सत्य चुनना है, हम ही बता देते हैं आपको। दो कथन दिया है, इसमें सत्य चुनना है, विचार यही करना है कि सत्य कौन है। ठीक है, पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाने पर जो आय प्राप्त होता है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। गलत, सकल नहीं कहते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए कोई लोग कमेंट करके। क्या बोलते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा जी, आखिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। सकल में से अगर मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो निवल आएगा, तो यहाँ पर निवल होना चाहिए था, तो गलती हो गया पहला। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद में शेष विश्व के नित्य उत्पादन के घरेलू कारक द्वारा अर्जित आय जोड़ने पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज़ें कैसे सो बता दे। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय, दोनों को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। यही चीज़ था। ठीक है, तो 2 नंबर सही है, 1 नंबर क्या है? गलत है। ये देखिए, बिल्कुल आंसर केवल 2 होगा। और ये जो है हम जो बताए हैं वही, अब दोनों फार्मूला याद रखिएगा कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और घरेलू बाजार प्लस विदेशी से प्राप्त जो है निवल कारक आय मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है चीज़ें, इसको समझना जरूरी है कि पद राष्ट्रीय आय किसको डिनोट करता है, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। अब यहाँ ऑप्शन दिया है 4 और 4 में ही एक आंसर होगा। राष्ट्रीय आय किसको इंडिकेट करता है बताइए? बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, दुइयों में से एगो आंसर है, बताइए 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 बताइए। तो ये आंसर होगा कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। याद कर लीजिए आंसर, नहीं याद हो रहा है तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के तहत। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है? अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन दिख रहा है ना? हाँ, तो वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आधार वर्ष अभी 11-12 मान लेते, फिर 15-16 की बात चल रही थी, तो 2011-12 को मान रहे थे, गणना कर रहे थे 2020-22 में। ठीक है, वहाँ जो रेट था गेहूं का, चावल का, उसी रेट सभी हम मानते थे, तो उसी को हम आधार वर्ष कहते हैं। ठीक है, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके हम वास्तविक जीडीपी निकालते हैं उसी को आधार वर्ष कहते हैं। ये सब ज़्यादा डिफाइन उफाइन नहीं करेंगे, इसी ही समझ में एक वर्ड बोलते होंगे, समझ में आ जा रहा होगा, तो क्या ज़रूरत है इसमें ज़्यादा बोलने का। ठीक है, देखिए कार्यान्वित पे विचार कीजिए, तो आचार लीजिए और नीचे आइए। सत्य पूछ रहा है, सत्य। तो कह रहा है महिलाएं जो अपने घर में घरेलू व सेवाएं का निष्पादन करती है बिना किसी परिश्रम के, वो गैर मौद्रिक विनिमय के अंतर्गत आती है। घर में आपकी माँ बहनें जो काम करती होगी उसको पैसा देते हैं मंथली? नहीं देते हैं, डेली काम कराते हैं, सिर्फ कपड़ा धुलाते हैं, खाना बनवाते हैं, पोछा लगवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितना काम आप लोग करवाते हैं मम्मी से, दीदी से, जो भी कराते हैं, ये महिलाएं जो आपके घर में बिना पैसा काम का निष्पादन करती है, ये गैर मौद्रिक विनिमय के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल और बिल्कुल सही है। दूसरा है श्रमिक उन्हें कहते हैं जो कृषि काम में कार्य करता है। अच्छा, जो फैक्ट्री में काम करेगा उसको मालिक कहेंगे, वो भी श्रमिक ही ना होगा जी। दूसरा गलत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही होगा, केवल और केवल पहला। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देख सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में बिना किसी मौद्रिक लाभ के कोई व्यक्ति अपनी सेवा का निष्पादन करता है तो गैर मौद्रिक विनिमय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति बिना पैसा का काम करता है तो उसको गैर मौद्रिक विनिमय कहते हैं। उदाहरण के लिए, घर में महिला अपने जो है घर में घरेलू वस्तु का से काम का निष्पादन करता है। आप इसको तो छोड़िए, अब सीधा सीधी आप जो है अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बिना पैसा पढ़ाएंगे ना घर में, उसके लिए पैसा लेंगे, किससे लेंगे पैसा? तो हो गया गैर मौद्रिक विनिमय, हुआ ना। बहुत सारा ऐसा काम अब दिमाग में आपको आ रहा होगा जिसके लिए अर्थव्यवस्था में काम तो होता है लेकिन पैसा नहीं लिया जाता है, वो किस में आएगा, समझ गए? चलिए, बहुत नकट हैं दूसरे चैप्टर के। आज जो हम समझाए हैं बहुत खतरनाक चीज़ समझाए हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखते हैं, आप लोग जो, अगर आपके दोस्त हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में बच्चा होगा, भाई होगा छोटा, उस सबको भी अभी से ही से आदत लगाइए पढ़ने का। NCERT SCERT यही चीज़ वो पढ़ता है, उसको जो मास्टरवा पढ़ाता है समझे में बच्चा को आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको समझाने वाला इसे नहीं, किताब लाइन बाय लाइन पढ़ देता है स्कूल में या कोचिंग में भी। तो इस तरह से उसको एग्जाम्पल दे के जब समझाएगा तब उन्हें बेचारा को समझ में कम से कम आएगा कि गैर विनिमय मुद्रा क्या हुआ, गैर मुद्रा विनिमय क्या हुआ, 2-4 चीज़ समझ में आएगा। हाँ, ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हुआ।
नहीं तो बेचारा एक बी सी की डी आंसर रट के जाता है, किसी तरह मार उड़ के हंसत फसत के 4 पेज रट कर ले गया, एग्जाम में लिख दिया, इधर से गैस पेपर लिखा, उधर से चोरी कर लिया। आप भी जाते हैं चीट लेके दौड़ दौड़ के, क्योंकि वो बेचारा को रटने दिया, कितने रट के जाएगा। आपको ही अगर रटने दे 5 पेज, देखते हैं हालत ख़राब हो जाती है। तो 10th और 12th में जो एजुकेशन का हमारे यहाँ लेवल है रट्टू मल है, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझदारी में अगर विकसित करिए आप लोग बड़े भाई बहनों, तो उसको समझदारी की तरफ ले जाइए, ठीक है। अब तो हर जगह हर टीचर उपलब्ध है, जिससे अच्छा लगे कहीं भाई ये चीज़ देखते कितना अच्छा समझाया, इसको समझो, ताकि जो गलती हम लोग से हुई है उससे ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कारक पे हम बात करेंगे। 3 कारक कौन कौन है? वस्तु विनिमय, बाह्य कारक का निजी आय, ठीक है। तीनों पहले देख लेते हैं, इसकी परिभाषा ओरिजिनल में क्या है, फिर इसके बारे में आके हम लोग देखेंगे कि चीज़ें क्या है, ठीक है। आइए, मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय पर मान लीजिए हम आपको गेहूं दे रहे हैं, आप हमको बर्फ़ दे दीजिए, मतलब पैसा के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में। औपचारिक क्षेत्र में कभी कर सकते हैं, कभी जाकर कहिए सरकारी अस्पताल में कि हम 2 किलो गेहूँ लाए, हमको 2 सुइया भोंक दो, ठीक है। बुखार लगा हुआ है, भोंकेगा, मार मार के आपको घर मच्चा छोड़ा देगा, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अनौपचारिक क्षेत्र में होता है, औपचारिक क्षेत्र में नहीं होता है, और ये मुद्रा के बिना होता है। अब समझ में आया? बाह्य कारण से तात्पर्य क्या है? तो किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ या हानि से, फर्म मतलब उद्योग हो जाता है, व्यक्ति समझ ही रहे हैं आप लोग। तो बाह्य कारण से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ से है जिसके द्वारा दूसरे पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है, जिसे भुगतान नहीं किया जाता है। बाह्य कारण के कई बाजार नहीं होता जिसके उनको खरीदा बेचा जा सके, ठीक है। तो बाह्य कारक को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, उसका बाजार नहीं होता है, ठीक है। और समझ में आ गया होगा। जबकि निजी आय क्या होता है? निजी आय क्या होता है? निजी क्षेत्र के उपगत करने वाले घरेलू उत्पादक से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार के चालू ऋण अंतरण प्लस शेष विश्व के अन्य निवल अंतरण, ये सब जो है जोड़ देंगे तब निजी आय निकलेगा। तो निजी आय निकालना बड़ा कठिन है, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके आप मारिए कि वस्तु विनिमय, अनौपचारिक क्षेत्र में वस्तु विनिमय क्या होगा? विनिमय, वस्तु से विनिमय, वो जो विनिमय मुद्रा के बिना होता, बिल्कुल सही। बाह्य कारण क्या होगा? किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ हानि से संबंधित, बिल्कुल ये भी सही। और निजी पूछ रहा है किसी राष्ट्र की समस्त आय, बिल्कुल नहीं होगा। निजी तो पढ़े अभी, देखे कितना बड़ा था, ठीक है। तो आपको पता चल गया, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आंसर आपका सही होगा। और प्रत्यक्ष कर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बहुत पढ़ते हैं। तो वस्तु और सेवाओं पे आरोपित किया जाता है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स जो है इस पे आरोपित किया जा रहा है। अच्छा, ये तो है ही। व्यक्तियों पे आरोपित किया जाता है? नहीं, केवल वस्तुओं पे नहीं, केवल फार्मों पे नहीं, वस्तु और सेवा दोनों पे जीएसटी भी नहीं लग रहा है। जीएसटी इनडायरेक्ट कर है, इस हिसाब से भी मार दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। देखिए अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष कर का मतलब हुआ एक ऐसा कर जो अंतिम भार किसी व्यक्ति पर प्रत्यक्ष नहीं पड़ता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवा पर आरोपित किया जाए, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब कि आप अंतिम में जाकर खरीद रहे सामान तो आप पे भार नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से आपको टैक्स लेगा, डायरेक्ट रूप से नहीं लेगा, वही है ये अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सिर्फ विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है बस। यानी सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको अंतर पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंसेस है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है 16 नंबर, ठीक है, आपके स्क्रीन पे कि किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जीडीपी कहेंगे नहीं कहेंगे? हर बार यही क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको कल जो होगा मुद्रा और बैंकिंग होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, और आप लोग अंठियार हैं, मुद्रा और बैंकिंग को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जहाँ से लूसेंट फुसेंट जहाँ है आपका, उसके बाद आय का निर्धारण, इनकम का, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था है, और उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। लास्ट चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था। कल अगर मेरा मूड ठीक रहा तो कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाए और 12th से छुटकारा पाएँ, और जल्द से जल्द आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन साइंस की तरफ चले जिधर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इकोनॉमिक्स को अंतिम विदाई की तरफ ले चलिए और जल्द से जल्द वेलकम करिए साइंस का NCERT 6 to 12 6 क्लास से 0 लेवल से शुरू करेंगे। जो लोग मिस किए 6 to 12 साइंस, दोबारा हम उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो रियाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो छठा से लेके और 12 तक चलेगा साइंस। आप छोटा भाई बहन को ही बोल सकते हैं कि भाई छठा है तो देख ले एक बार वीडियो, ठीक है।
साइंस समझ ले, ठीक है, 7वां में है तू देख ले, 8वां में है तू देख ले, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ उसको एकाएक जाके इंटर में ग्रेजुएशन पास करेगा तो कहेगा जो 6 to 12 पर, वो बेचारा छटपटा कर रहता है, जैसे अभी आप छटपटा रहे हैं कि तो वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, किताब देते तो आपको ऊँघी आ जाता है, क्यों? क्योंकि आप कभी पढ़े ही नहीं। अगर आप 6 में पढ़ लिए होते, 7 में पढ़ लिए होते, 8 में पढ़ लिए होते, 2-3 भी क्लास का, तो आपको आदत लग चुका होता, आपको अनुभव हो चुका होता कि क्या चीज़ें हैं इसमें, तब आप मार्केट में स्पार्क का, यूनिक का, ये सब का जाके सेट नहीं खरीदते रहते दौड़ दौड़ के, ठीक है, कि कौन सेट आया मार्केट में, लाओ उसको मारते हैं, सेट में 80 नंबर आ रहा है, हमको 80 नंबर आ जाएगा। बेवकूफ़ कहीं का, एनसीईआरटी क्वेश्चन दे देगा 40 पे बोल्ड कर देगा, ठीक है, होश नहीं आ पाएगा, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट पे चलिए, ना कि वो मार्केट में जो दौड़ रहा है चीज़ें उस पर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।